चर्चा करना चाहूंगा कि हिंदी जो स्थिति है हिंदी की अभी, कि हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी जैसी उत्साहवर्धक उक्तियों से स्पष्ट है कि हिंदी भारतवर्ष का पर्याय मानी गई। अपनी भाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूंगा ही कहा जाता है। वह भाषा ही किसी भी राष्ट्र के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करती है। शायद इसीलिए हिंदी के पुरोधा साहित्यकार अर्थात आधुनिक के हिंदी के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह उदात्त संदेश दिया। हम सभी जानते हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को परंतु स्वतंत्र भारत में हिंदी की अवस्था कैसी है? हिया शूल की तरह चुभती है। हिंदी पूर्ण अर्थों में भारत की राजभाषा नहीं बन सकी। हम साउथ जाते हैं, मैं साउथ भी गया था, तो अधिकांश मुझसे अंग्रेजी में ही बात करते थे। तो मैं कहता था कि डू यू स्पीक हिंदी? तो हिंदी के प्रोफेसर भी मुझसे अंग्रेजी में ही बात करते थे। तो मैंने कहा कि मान्यवर, आप हिंदी के शिक्षक हैं, कमती में मुझसे हिंदी में ही बात करें, क्योंकि मैंने अंग्रेजी से भी पढ़ाई की है, मास्टर डिग्री काठमांडू से, तो मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन बाध्यता है कि मैं इंग्लिश में बात नहीं करूँगा, मैं हिंदी में ही बात करूँगा, इसलिए कि मैं हिंदी से। तब आश्चर्य माने थे, तो बाध्य होकर अंग्रेजी हिंदी में ही बात करते थे। तो कहने का मतलब है कि वास्तव में भारत के कुछ ही प्रांतों में हिंदी राजभाषा है, अर्थात आधिकारिक भाषा है, अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज है, नहीं बन सकती। तो यही स्थिति है। समग्र में कहा जाए तो सरकारी कामकाज में आज भी अंग्रेजी का प्रभुत्व है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ काठमांडू में भारत का राजदूतावास भी है। वहाँ जब भी किसी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो वहाँ पर अंग्रेजी में ही, जैसे सर ने अभी मुझे खुशी हुई कि हिंदी में संबोधन किया उन्होंने, वहाँ पर हम देखते हैं कि पहले अंग्रेजी से ही शुरुआत करते हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर फलाना। तो हम लोग वहाँ पर कमेंट करते हैं कि कमती में जब आप हिंदी दिवस मना रहे हैं, 26 जनवरी मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो कृपया हिंदी में संबोधित आप करें, या उस प्रकार से होना चाहिए। तो अभी फिलहाल उस स्थिति में सुधार हुई है। जब हम हिंदी से भी हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, तो इसीलिए मेरे कहने का आशय यही हुआ। जो खास करके अंग्रेजी का प्रभुत्व है, नेपाल और भारत की बात मैं कर रहा हूँ, जो भारत की खास करके जो भारत की आम जनता की समझ और सरोकारों से कोसों दूर है। तो यही हिंदी की अभी स्थिति है। मैं हिंदी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। और जहाँ तक है कि मुझसे कहा जाए कि सर थोड़ी सी जानकारी नेपाल के बारे में करवा दीजिए, तो मैं उस प्रश्न में आना चाहूँगा। मैं 7 मिनट अभी समय बाकी है, तो 7 मिनट में मेरा कोशिश रहेगा कि संक्षिप्त जानकारी दे सकूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भारत का आधिकारिक नाम या ऑफिशियल नाम क्या है? भारत गणराज्य है।
भारत गणराज्य हम लोग बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार नेपाल हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, जैसे कि मैं कहाँ से आया हूँ, नेपाल से आया हूँ, लेकिन नेपाल का आधिकारिक नाम या ऑफिशियल अंग्रेजी में हम कहते हैं कि ऑफिशियल नाम क्या है कि संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य पूरा नाम है संविधान पर। संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य अंग्रेजी में उसे कहा गया है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, जो दक्षिण एशिया का एक भूआपत देश है, जिसे हम लोग लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। बहुत छोटा सा देश है, लेकिन बहुत सुंदर देश है। नेपाल के दक्षिण में भारत, पश्चिम में भारत, पूर्व में भारत, तीनों दिशाओं में भारत की सीमा है। और सिर्फ उत्तर में चाइना नहीं है, पहले तिब्बत आता है। हिमालय पहाड़, माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा आपने, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद में तिब्बत, और संक्षेप में हम चाइना कह सकते हैं। तो उत्तर में चाइना है, यही इसकी सीमा है। और खास करके जिस प्रकार भारत एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक राष्ट्र है या देश है, ठीक उसी प्रकार नेपाल भी बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश है। नेपाल में अभी 124 भाषाएं बोली जाती हैं। उन भाषाओं में, और खास करके 1 से 124 भाषाएं सभी राष्ट्रभाषा है। उन भाषाओं में नेपाली नेपाल की आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तत्पश्चात जो मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, बजिका बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। ये सारी भाषाएं राष्ट्रभाषा है, आधिकारिक भाषा नहीं है। जिस प्रकार भारत में भारतीय परिवार भाषा की भाषाएं, चिन्नी तिब्बत परिवार की भाषाएं, द्रविड़ परिवार की भाषाएं, आग्नेय या आग्नेयी परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। ठीक उसी प्रकार नेपाल में भी चारों परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। नेपाली, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, भारतीय परिवार की भाषाएं वहाँ की बोली जाती है। तो ये संक्षिप्त जानकारी। और खास करके नेपाल की जनसंख्या बहुत कम है, लगभग 3 करोड़। महाराष्ट्र मतलब नेपाल जो है ना, बिहार से भी छोटा है। तो आप अनुमान कर सकते हैं कि नेपाल कितना बड़ा है। और खास करके वहां पर मुख्य धर्म जो है हिंदू धर्म, उसके बाद में बौद्ध धर्म, उसके बाद में ईसाई धर्म, उसके बाद में जैन धर्म, उसके बाद में सिख धर्म है। उन धर्मों में सबसे अधिक धर्म मानने वाले लोग हिंदू ही है, अर्थात 81% वहां के लोग हिंदू अनुयायी हैं या हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। और मैं यह भी जानकारी दूं कि जब हमारे यहाँ संवत 2072 में जब नया संविधान का निर्माण होता है, उससे पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था।
आपने भी सुना होगा कि विश्व में नेपाल ही एक ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र है, लेकिन अभी नहीं। लोकतंत्र के पश्चात नेपाल में नया संविधान बनने के बाद धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो गया। और खास करके मैं थोड़ी सी जानकारी दूं कि नेपाल के खास करके राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है। तो नेपाली शब्द मैं उच्चारण करना चाहूंगा, डाफे। डा के ऊपर चंद्रबिंदु, फे, डाफे है नेपाली शब्द। और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है कि हिमालयन बर्ड भी कहा जाता है, अर्थात हिमालयन मोनाल, MONAL और MUNAL, मोनाल कहिए या मुनाल कहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोफोफोरस नेपाल की राष्ट्रीय पक्षी है और राष्ट्रीय जानवर गाय है। उसके बाद में नेपाल का आदर्श वाक्य क्या है? संस्कृत श्लोक से हम सभी परिचित हैं कि जन्म जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मदर एंड मदरलैंड आर शुड इवन टू हेवन। यही हमारा आदर्श वाक्य है। और राष्ट्रीय फूल फ्लावर लाली गुरांस, वह भी लाली गुरांस नेपाली शब्द है। जैसे रोज होता है, बस रोज से थोड़ा बड़ा होता है, लाल रंग होता है, तो वही है लाली गुरांस। और राष्ट्रीय फल नेपाल का संतरा, ऑरेंज। हम लोग नेपाली में सुन्तला बोलते हैं, परिचित हो जाएंगे। संतरा को नेपाली में सुन्तला कहा जाता है। और राष्ट्रीय खेल कौन है? भलिबल वहां का। और राष्ट्रीय रंग सिमरिक, जो मतलब गाढ़ा लाल होता है ना, क्रिम्सन हम लोग बोलते हैं ना, बस वही है नेपाल का राष्ट्रीय रंग, अर्थात अ डीप रेडिश ऑरेंज कलर। यही वहां का राष्ट्रीय रंग है। और इसी के साथ साथ मैं जानकारी दूं कि नेपाल में 7 प्रदेश हैं, अर्थात 7 प्रांत हैं। प्रांतों की संख्या 7। जैसे कि कोशी प्रदेश, हमने वहां पर प्रदेश शब्द से वो संबोधन करते हैं, प्रदेश, प्रोविंस या प्रांत। जैसे कि कोशी, उसके बाद में मधेश, उसके बाद में बागमती। आप इनमें से जो भी गए होंगे काठमांडू, तो आपने देखा होगा वहां पर बागमती प्रदेश लिखा है। तो बागमती प्रदेश या प्रांत, उसके बाद में गंडकी प्रांत, उसके बाद में लुम्बिनी, जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, तो लुम्बिनी प्रदेश। उसके बाद में कर्णाली, उसके बाद में गंडकी, नदी के नाम से नामकरण दिया गया है। उसके बाद में सुदूर पश्चिम, वेस्टर्न प्रोविंस। तो 7 प्रांत है। और खास करके नेपाल की आपकी जिज्ञासा होगी कि वास्तव में नेपाल की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो मैं संक्षिप्त जानकारी दूं कि सबसे पहले आ गया। तो मैं अब कुछ ही मिनट में एक बात मैं क्या कहना चाहूंगा कि मैं थोड़ी सी जानकारी दूं कि खास करके वहाँ की भौगोलिक स्थिति, उसके बाद में सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक पहचान क्या है, वहाँ की मुख्य विशेषताएं हैं। और खास करके वहाँ के धार्मिक स्थलों में जैसे कि पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ आदि बहुत सारे वहाँ मंदिर हैं। और हमारे यहाँ जो है अतिथि सत्कार, अतिथि देवो भव करके उसकी मान्यता हम लोग रखते हैं। और खास करके वहाँ की संस्कृति जो है
आपको जातीय समूहों, संगीत, नृत्य, कला, भाषा, धर्म, त्योहार और व्यंजनों से परिपूर्ण है, जहाँ तिब्बती और भारतीय प्रभावों के साथ साथ मूल परंपरा भी वहाँ पाई जाती है। तो समय भी नहीं है और मैं जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि नेपाल की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, भारत जैसी ही वहाँ छोटी बड़ी पार्टियाँ हैं और आप सभी ने सुना होगा कि 3-4 महीने पहले वहाँ पर एक जिंजी मूवमेंट हुआ था और वह मूवमेंट बहुत एक जबरदस्त रहा नेपाल में। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और सरकार को इस्तीफा देनी पड़ी। अभी की स्थिति बहुत ठीक है और जाते जाते मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि इस प्रकार भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक उसी प्रकार नेपाल के इतिहास में पहली बार महिला प्रधानमंत्री अभी विराजमान है। उनका नाम है श्रीमती सुशीला कार्की करके। तो आपने अवसर दिया थोड़ी सी जानकारी करवाने के लिए, तो मैं प्राचार्य महोदय, नवोदेशक आप सभी प्राध्यापक मित्रों को मैं हार्दिक तहे से मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपने भी जो धैर्य से सुना, आप सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय